आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हमारे साथ रवि झांकल जी हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। स्वागत। मित्रों, हम लोग यहाँ जिस उद्देश्य से आज जमा हुए हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को पहले से ही है। आज हमारे देश के लिविंग लीजेंड श्याम बेनेगल जी का जन्मदिन है। हम आप सभी की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। श्याम बेनेगल को पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। और एक लिविंग लीजेंड होना क्या है और किस तरह की उनकी यात्रा रही है, कैसा उनका स्वभाव है, किस तरह से विज्ञापन से लेकर फिल्मों तक का, डॉक्यूमेंट्री से लेकर धारावाहिक तक का वे सफर एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। उनकी फिल्मों के विषय क्या हैं, साहित्य उनकी फिल्मों में किस तरह से आता है, इन तमाम विषयों पर, मदों पर बातचीत होगी। अलग अलग लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। लेखक भी आएंगे, अभिनेता भी आएंगे, फिल्म एडिटर भी आएंगे, संगीत निर्देशक भी आएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस कड़ी के अंत में, एंड में, श्याम बाबू भी आए। अभी भी ढाका में है और एक महत्वपूर्ण फिल्म पर काम चल रहा है। बंगबंधु, जो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हुए, शेख मुजीबुर रहमान, उन पर केंद्रित एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर काम चल रहा है। तो श्याम बेनेगल साहब की पूरी टीम वहां भी है। कुछ एक लोग संभव होगा तो वहां से भी जुड़ेंगे और फिर भारत आकर भी जुड़ेंगे। मित्रों, आज हम रवि झाकर जी को सुनेंगे। अधिक से अधिक इनकी बात होगी। और रवि झाकर जी एक ऐसे शख्स का नाम है जिसके जीवन की सरलता हमें प्रभावित करती है, जिसके जीवन का संघर्ष हम सभी को कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देने का काम करता है। और इनका एक सरल सहज स्वभाव अपने आप में एक मिसाल है, एक प्रेरणादायक अनुभव है। जब आप इनसे बात कीजिए, जब इनके साथ होइए। रवि झाकल जी श्याम बाबू के साथ बिल्कुल आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, हम इस शुभ अवसर पर, इस खास अवसर पर, श्याम बाबू के जन्मदिन के अवसर पर, इस एकाग्र की पहली कड़ी में रवि झाकर जी को सुनते हैं और बिल्कुल उस समय में चलते हैं, उस अवधि में चलते हैं जहां रवि झाकर जी की पहली मुलाकात होती है श्याम बाबू से। इस बातचीत में दोनों ही तत्व आएंगे। रवि झाकल का अपना संघर्ष आएगा, श्याम बाबू की यात्रा आएगी। और इन दोनों के समन्वय से, आप जानते हैं फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, एक टीम वर्क है। तो कैसे इन टीम वर्क में अलग अलग चीजें उभर कर आती हैं, इन सब पर चर्चा होगी। रवि झाकल जी, आपका पुनः स्वागत। और आपसे अनुरोध कि कृपया अपनी बात आरंभ से ही आरंभ कीजिए। आदरणीय रवि झाकल। धन्यवाद अर्पण जी। और जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मैं इसे अपना बहुत बड़ा अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि आज इतने बड़े लेजेंड का बर्थडे है और उस बर्थडे पे पहली कड़ी में आपने मुझे चुना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज सुबह ही मैंने
उनसे व्हाट्सएप पे उनसे बात की थी और उनसे ये कहा था कि सर अभी आपको और 3 फिल्में बनानी है। मैं यहाँ दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म बन रही है वो फाइनेंशियली उनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्म है। करीब इसका बजट 60 to 70 करोड़ के आसपास है और बड़ा मुश्किल सिनेमा है ये, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ। और वो हमेशा से ऐसे ही काम करते आए, मुश्किल काम ही करते आए। और मैं जब जुड़ा तब वो बहुत बेहतरीन फिल्में बना चुके थे। अंकुर हुई, निशांत हुई, भूमिका हुई, मंथन हुई, मंडी हुई, ये सारी फिल्में बना चुके थे और श्याम बेनेगल एक बहुत बड़ी शख्सियत हो चुके थे उस वक्त। और एक से एक बेहतरीन कलाकारों को उन्होंने अपनी फिल्मों में मौका दिया। स्मिता पाटिल हो गई, शबाना आजमी हो गई, नसीरुद्दीन शाह हो गए, ओम पुरी हो गए, और जितने भी, पंकज कपूर, अनु कपूर, आप नाम लीजिए, सब ने उनके साथ काम किया है। और सब ने अपनी बिगनिंग कोशिश की है कि उनके साथ हम करें। और जब मैं उनके साथ जुड़ा तो वो दौर ऐसा था कि उस वक्त थिएटर के और लोगों को सिनेमा में काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मतलब उनको आंख बंद करके उनको कास्ट किया कर लिया जाता था। ऐसा वो दौर था। उस वक्त में अपने गोविंद निहलानी थे, श्याम बेनेगल थे, फिर अपने कुंदन शाह थे, सईद मिर्ज़ा थे, वासु भट्टाचार्य थे, वासुदा थे। तो ये सारे लोग बाग ऐसे थे जो बहुत मीनिंगफुल सिनेमा के साथ बॉलीवुड से जुड़े हुए थे। तो मैं जब उनसे जुड़ा, उससे पहले मैं गोविंद निहलानी जी के साथ 2 फिल्में कर चुका था। एक पार्टी और एक और आघात एक फिल्म थी जिसमें ओमपुरी साहब हीरो थे। तो जब, और एक बड़ी अच्छी बात हुआ करती थी कि हम जैसे एक्टर, जो नए एक्टर आके किसी एक सिनेमा के साथ जुड़ते थे, तो हमारा वो एक ऑडिशन सा होता था। क्योंकि उनका सिनेमा, अगर श्याम बेनेगल सिनेमा बनाते थे तो जितने भी उस वक्त के लोग लोग थे, गुलजार हो गए, सारे लोग मतलब एक दूसरे का सिनेमा देखा करते थे। तो उसमें हमारे जैसे एक्टर्स का बड़ा बेनिफिट हुआ करता था, क्योंकि वो हमें उसमें परफॉर्म करते हुए देख लेते थे। तो मेरे साथ भी यही इत्तेफाक हुआ। मैंने आघात गोविंद निहलानी जी की थी फिल्म, वो श्याम बेनेगल ने देखी और उन्होंने कहा भाई ये लड़का कौन है, ये मतलब ये काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग फेस। उनकी फेस का बड़ा चक्कर था उनका। तो उस वक्त दुबे जी भी, सत्यदेव दुबे के साथ भी हम जुड़े हुए थे, थिएटर भी करते थे, ओमपुरी साहब के साथ थिएटर करते थे। तो दुबे जी के साथ पृथ्वी थिएटर पर अक्सर मिला करते थे। और दुबे जी श्याम बेनेगल के बहुत बहुत नज़दीक के दोस्तों में से थे। और कोई भी काम होता था तो दुबे जी को ज़रूर श्याम बाबू याद करते थे और उनकी राय मशवरा उनका बहुत लिया करते थे। तो जब उन्होंने देखा तो मेरी चर्चा चली, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा यार, उस लड़के को जरा आप बताना, मिले आके। तो दुबे जी ने मुझे ये कहा कि भाई श्याम बेनेगल तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम जाओ मिलो। तो उससे पहले मैं करीब 1.5-2 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं उनसे कैसे मिल लूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि 1.5-2 साल तक मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो जो भी उन्होंने कोई एक आध काम किया वो मैं कर नहीं पाया। लेकिन मैंने भी छोड़ा नहीं था पीछा। मैं मतलब जब भी मुझे मौका लगता था मैं उनको ऑफिस चला जाता था। वो ना भी मिलते थे तो भी जाके आ जाता था। मुझे लगता था लगे रहो किनारे पे, कभी तो लहर आएगी। वही वाला हमारा आलम था। तो आप माने वो, जब उन्होंने बताया दुबे जी ने, तो मैं गया वहाँ और उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे मैं एक सस्पेंस फिल्म बना रहा हूँ और तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो तुम हमारे साथ काम करो। तो मैंने कहा सर बिल्कुल। और मुझे उन्होंने बुलाया और किसी को, राज पायस थे उस वक्त, तो राज पायस को बुलाया, बोले भाई इसको साइनिंग अमाउंट दो, और ही इज डन। तो ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि आप किसी से मिलने जाए और वहाँ साइनिंग अमाउंट आपको मिल जाए। एक्टर के लिए इससे बड़ी और क्या मतलब बात हो सकती है। तो मेरी वो शुरुआत उनके साथ इस तरह से हुई। सुषमन हमने एक फिल्म की थी, वीवर्स की लाइफ पे फिल्म बनाई है। मैं आपको बताऊं, एक श्याम बेनेगल ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कभी अपने आप को सिनेमा में रिपीट नहीं किया। आप उनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, हमेशा उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर
फिल्म बनाने की कोशिश की है और सबसे मुश्किल सिनेमा उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो उस वक्त का जो दौर था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त ऐसा होता था कि 30-35 दिन में फिल्म बन जाती थी। तो मुझे याद है जब हैदराबाद में हम लोग इसकी फिल्म की शूटिंग करने गए थे, वैसे मेरा फिल्म के अंदर काम कुछ मेरे ख्याल से शायद 10-12 दिन का रहा होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नियम था उनका, मतलब जो वो नियम मैंने भी देखा है कि आप अगर फिल्म के अंदर एक दिन का काम भी कर रहे हैं तो आपको वो पूरे 35 दिन के लिए ले जाते थे। ये कमाल का उनका कॉन्सेप्ट था अपने एक्टर्स को, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक्टर जब तक चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो मतलब कैसे एक्ट करेगा। तो उनका ये था कि भाई ठीक है, तुम्हारा अगर 10 दिन बाद काम है तो तुम गाड़ी में बैठो अपने और हमारे साथ चलो, वहाँ शूटिंग में शूटिंग देखो, ऑब्जर्व करो, और उसके बाद लंच के बाद तुम चाहो तो आ जाओ। तो ये एक नियम बना हुआ था और नियम वो सभी उसको पालन करते थे, तो मैं भी उसी में से था। तो कई बार लोगों को ये लगता था यार ये क्या है, मतलब क्यों वहाँ जाएं। लेकिन आप देखिए जैसे कोई भी एक्टर अगर उसको ग्रो करना है तो वो जब किसी अपने से बड़े को स्क्रीन पे देखता है या उसको करते हुए देखता है तो उसको ये समझ में आता है कि कैसे किसी कैरेक्टर को करने के लिए क्या एक, हर एक्टर की अपनी अपनी एक अडेप्टेबिलिटी होती है, एक अलग तरीका होता है उसको कंसीव करने का, उसको करने का। तो हमको कितने सारे एक्टर्स को देखने का मौका लगा, आप सोचिए। मतलब मैंने शबाना आजमी को देखा, अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। शबाना आजमी आप और हम जैसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करती रहती थी, और जैसे ही उनको बोला जहाँ शॉट रेडी है तो विद इन नो टाइम, शबाना ऐसी कमाल की एक्ट्रेस है कि विद इन नो टाइम वो कितना भी इमोशनल सीन हो वो उसके अंदर चली जाया करती है। आज भी उनका वही तरीका है। मतलब अभी आपके साथ बैठ के बहुत हंस हंस के बातें कर रही हैं, वो कर रही हैं, और 2 ही मिनट में तो वो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर अलग ही उनका जलवा होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो आप जब भी किसी एक्टर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसे करता है। तो हम उनसे पूछते भी थे कि ये कैसे होता है, तो वो हमको बताती थी कि भाई इसका एक तरीका है कि आप पहले अपने बारे में सोच लें 24 घंटे। अब बहुत ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जैसे नसीर हुए, वो मतलब उसी के अंदर रहते थे, उसी जोन में रहते थे। कई एक्टर बहुत सारे जैसे पंकज हैं, पंकज उसी जोन में रहता है, उस जोन से बाहर नहीं आता वो उसमें उसमें कंफर्टेबल रहता है। कई ऐसे एक्टर्स जो मतलब आए और जो कपड़े पहने वही कपड़े सेट पे पहन लिए, चाहे आपका शाम को सीन है वही कपड़े पहन के घूम रहे हैं सेट के ऊपर। मतलब उनको इन्वॉल्वमेंट ऐसा लगता है जैसे थिएटर में हम करते हैं ऐसा। हम थिएटर में ऐसा करते हैं जैसे शो से 10 दिन पहले जो कपड़े पहनते हो कपड़े पहनना शुरू कर दिया, जो जूते पहनते हो जूते पहनना शुरू कर दिया। तो उससे एक अलग इन्वॉल्वमेंट आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शबाना जी का अपना अलग ही सोच था। तो ऐसे जो इस तरह के जो अनुभव थे उससे मुझे लगता है कि एक्टर की ग्रोथ जो है बहुत होती है, ऐसा मेरा मानना है। जी मित्रों, सुसमन के बाद कई और फिल्मों में, धारावाहिकों में रवि झांकल जी, श्याम बेनेगल जी के साथ रहे हैं। जी, सुसमन के बाद अपने दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में एक बतलाएं। सुषमन के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने टेलीविजन सीरीज की थी, उसका नाम था यात्रा। यात्रा। वो यात्रा के कुछ 17 एपिसोड हमने उस वक्त किए थे, और मैं आपको बताऊं यात्रा टेलीविजन के बहुत कम ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सिनेमा पे शूट हुए हैं। यात्रा उस वक्त 16 पे शूट हुई थी, 16 mm पे वो शूट हुई थी, फिल्म फॉर्मेट पे शूट हुई थी वो। तो आप देखिए हम उसमें पूरा इंडिया घूमे थे। हमारे पास जहाँ छोटी लाइन थी वहाँ हमारे पास छोटी लाइन की गाड़ी होती थी, और करीब उसमें 17-18 डब्बे होते थे। उसमें एक कूपे होता था, फर्स्ट सेकंड क्लास होती थी एसी, और नॉर्मल क्लास भी होती थी। तो एक्टर्स को सबको एसी में
बैठने की जगह मिलती थी। श्याम बेनेगल का अपना एक कूपे था, श्याम बेनेगल उसमें रहा करते थे। तो जहाँ हमको छोटी लाइन में जाना होता था, जैसे हम राजस्थान, जैसे बॉम्बे से दिल्ली गए, दिल्ली से हम वहाँ गए अपने जैसलमेर। तो जैसलमेर उस वक्त छोटी लाइन थी, तो हम छोटी लाइन से जैसलमेर तक गए, वहां से वापस आए जयपुर, जयपुर से फिर आगरा गए आगरा से फिर हम जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर से हम लोग कन्याकुमारी गए, कन्याकुमारी से हम लोग आसाम बदरपुर गए, कलकत्ता। तो इतनी आलिशान जर्नी थी, करीब करीब सारा इंडिया ही मतलब घूमने की बात थी, सारे इंडिया में उसको शूट करने की बात थी। जो 17 एपिसोड शूट हुए थे, वो अपने आप में एक लाजवाब एक्सपीरियंस था, क्योंकि मूविंग ट्रेन थी और सारी ट्रेन हमारे पास थी अपनी, मतलब हमारी अपनी ट्रेन थी, उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं बैठता था। और पूरी ट्रेन को आप आगे तक अप्रोच कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट अपने डब्बे से, जो ड्राइविंग की ड्राइवर जो होता था वहां से लेकर के और लास्ट तक जो है आप उसमें ट्रेवल कर सकते थे। और उसी में आप सोचिए ट्रॉली लगा करती थी, कैमरा लगा करता था तो अपने आप में इतना लाजवाब एक्सपीरियंस था, और बड़े बड़े एक्टर उसमें आए, मैं तो कौन नहीं आया हुआ उसमें। ओमपुरी उसमें थे, बहुत सारे एक्टर, जितने भी बेस्ट जो पॉसिबल एक्टर्स हो सकते हैं। राजस्थान गए तो राजस्थान से आपने वहाँ के जो म्यूजिशियन हैं उनको ले लिया, म्यूजिशियन आके गाड़ी में बैठे हैं, तो उनका सारा म्यूजिक आपको, तो एक अपने आप में एक टूरिज्म का कैसे वो हो सकता है, वो एक उन्होंने उसको क्रिएट किया था। पूरा इंडिया जो है, भारत दर्शन जिसको कहते हैं आप, वो भारत दर्शन उस सीरियल के थ्रू हम लोगों ने किए थे। और वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना कमाल का एक्सपीरियंस था। तो हम मतलब स्टेशन पे बैठ के खाना खाया करते थे, बड़े बड़े स्टेशन पे, सोचिए आप टेबलें लग जाती थी हमारे लिए, और वहाँ हम खाना खाया करते। तो बिजिएस्ट स्टेशन होता था, वहाँ हमारी ट्रेन खड़ी रहती थी। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक उनके साथ मेरा अनुभव रहा। उसमें हम एक्ट भी किया हमने, और दूसरे जो भी हमको काम दिए गए वो भी हमने किए। तो 45 दिन तक हम लोग ट्रेन में हमने सफ़र किया। तो वो अपने आप में एक लाजवाब एक्सपीरियंस मैं उसको कहूँगा, जो हमने उनके साथ किया। जी, हमारे एक दर्शक, एक मित्र स्मिता शर्मा जी हैं, वे लिख रही हैं कि मैंने यात्रा की हर एक कड़ी देखी, जो रेलवे पर आधारित जो धारावाहिक है, और इनके पिता भी रेलवे में रहे हैं, तो इनका एक खास अच्छा। लगाव भी है। जी, जी हाँ। स्मिता शर्मा जी एक और कमेंट कर रही हैं, इवन आई ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ यात्रा, एवरी टाइम इट वाज एयर, बिकॉज रेलवे वाज माय सेकंड होम। हम्म। तो कैसे लोग इस तरह के काम से जुड़ जाते हैं, इस तरह के विचार से। भारत जो एक विविध वर्णी देश है, हाँ हाँ हाँ। जिसका एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, ऐसे में अलग अलग संस्कृतियों को लेकर, अलग अलग जलवायु, अलग अलग वातावरण परिवेश को लेकर श्याम बाबू इस तरह से का काम कर रहे हैं, जिससे पूरी टीम उनके साथ बनी हुई है और सब कुछ हो रहा है। तो यह ये भी एक सरकार का भी अद्भुत। इसमें बड़ा योगदान था, क्योंकि जी। सरकार को इन्होंने प्रपोजल दिया था, और हम्म। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप हमारे टूरिज्म को कैसे, टूरिज्म के लिए कैसे हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारा टूरिज्म को लोग जो है देखें। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के श्याम बेनेगल ने ये प्लान किया था। और इसमें क्योंकि टूरिज्म इन्वॉल्व था, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, तो डेफिनेटली वो सारी सुविधाएं आप आज अगर शूटिंग के लिए एक डब्बा अगर हायर करें तो कम से कम आपको लाखों रुपए उसका पे करना होता है। और अगर उसको ट्रैक पे दौड़ाएं तो न जाने कितना पैसा देना पड़ता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि इस तरह की हमने शूटिंग की भी है। लेकिन जब सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है तो एक अलग ही उसका अ, आनंद भी होता है, और एक एक कंफर्ट लेवल भी बहुत होता है। एक ये होता है भाई, आपको मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होगी। तो ये एक बड़ी बात होती है। इसी कड़ी में
मैं आपको और जोड़ूं आगे तो 88 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जो श्याम बेनेगल का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं उसको कह सकता हूँ, उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो उन्होंने उसके ऊपर 3 साल तक रिसर्च चली उसके ऊपर। 86, 87, 85 से शुरू हो गई थी रिसर्च एक्चुअली। तो 2-2.5 साल तक रिसर्च चली और लिखी गई स्क्रिप्ट। और नेहरू जी की जो किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके ऊपर उन्होंने उसको बेस करके और एक 54 या 56 कुछ पार्ट बनाए थे। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने करीब उसके 34 पार्ट किए होंगे। और 54 मेजर पार्ट में से करीब 17-18 मेजर पार्ट मैंने किए होंगे। मैंने और ओमपुरी साहब दोनों ने मिलके मेजर पार्ट हम दोनों ने उसमें किए थे। पुरी साहब भी उसमें जुड़े हुए थे हमारे साथ। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा काम टेलीविज़न की हिस्ट्री में हुआ है, क्योंकि एक अदद वो सीरीज थी जो 35 पे शूट हुई, तो फिल्म फॉर्मेट पे जो शूट हुई। क्योंकि आज तक की जो हिस्ट्री है उसमें सिनेमा पे किसी ने कभी कोई टेलीविज़न शूट नहीं किया। तो ये हुई, या यात्रा हुई, यात्रा भी 16 पे शूट हुई थी। या गोविंद निहलानी की तमस हुई, तमस भी 16 पे शूट हुई थी। तो उनकी लाइफ मतलब बहुत है। जैसे अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया आज से 100 साल बाद भी आप देखना चाहेंगे तो आपको वैसी ही देखने को मिलेगी। ये एक उसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि उस वक्त तो लो बैंड पे चीज़ें शूट होती थी, टेलीविज़न लो बैंड पे शूट होता था, तो उसकी उतनी लाइफ नहीं होती थी, और है भी नहीं। उस वक्त की सीरियल अगर आप उठा के देखना चाहें तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अब तक उनकी लाइफ ही 10-12 साल से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये एक अपने आप में लैंडमार्क काम हुआ। पूरी हिस्ट्री एरियन पीरियड से लेकर के और 1946-47 तक वो उस कहानी को लेके आए थे। उसमें जितने भी जो पॉसिबल चेंजेस हुए, जो जो लोग जिस तरह के मुस्लिम आए, मतलब शासक आए, हिंदू कैसे आए, हिंदू कौन कौन शासक आए, किस तरह की क्या वॉर हुई, अकबर आए उसमें, राणा सांगा भी आए, तो पृथ्वीराज चौहान भी आए, तो उसमें क्या कहते हैं उसको, कालिदास भी आया, दुष्यंत भी आया। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना उसमें आपको देखने को मिलते हैं, और अपने आप में बहुत अद्भुत शो है वो। और जहाँ तक अगर आपने को बच्चों को अगर हिस्ट्री जाननी है कि भारत कैसे बना, ये देश हमारा कैसे बना, तो उसके अलावा और कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है जिसको आप देख के ये समझ सकें ये कि ये हमारे भारत की बनने की जर्नी क्या है। बहुत बड़ी जर्नी है। इसके बाद आप श्याम बाबू के साथ आगे बढ़ते गए। जी। सुसमन, यात्रा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके बाद जिस बात इसके आगे बाद बढ़ाए हम लोग। मैंने वही आप उसके बाद उन्होंने एक गुजरात के रिफॉर्मर हुए थे, उनके ऊपर एक फीचर फिल्म बनाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है उन्होंने किया था, वो धर्मवीर भारती का जो सूरज का 7वां घोड़ा है, उसके ऊपर उन्होंने फीचर फिल्म बनाई थी। अद्भुत सिनेमा है वो, आप देखें, मतलब कमाल का उन्होंने सिनेमा बनाया था वो। मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ। मतलब मैं अपने आप को, आप दर्शकों को बताना चाहूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट एक्टर मानता हूँ। क्यों 1985 से लेकर के 2014 तक उन्होंने जो कुछ भी बनाया भारत के अंदर, मैं उसका पार्ट रहा हूँ। जो भी बनाया उन्होंने, टेलीविज़न बनाया, कोई एड फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंटेशन किया, मैंने सब उनके साथ किया। तो ये मेरा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना बिलीव किया और मुझे हमेशा अपनी फिल्म में रखने की कोशिश की। पहले तो रखते रहे, बाद में उनकी मजबूरी हो गई। उनको लगा यार इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, तो मुझे कहते थे नहीं, अगर रोल नहीं भी होगा तो मैं तुमको रोल ज़रूर दूंगा, थम इम्प्रेशन तो तुम्हारा चाहिए ही। जैसे आज भी मैं उनसे बात कर रहा था तो उनका, अरे रवि क्या करूं यार, ये फिल्म जो है बंगाली में है, अब
तुमको कैसे बंगाली में काम दूं, लेकिन नहीं नहीं, वो थंब इम्प्रेशन तुम्हारा आएगा। मैं जनवरी में शूटिंग करूंगा, 15 से 21 के बीच में, एक दिन तुम फ्री रखो अपने आप को। तो वो उनका प्यार वाह। है और उनका बड़कपन भी है कि वो मतलब हम में इतना बिलीव करते हैं। लोग आसानी से बिलीव नहीं करते। जी। लेकिन हाँ, ये जो पुराने सिनेमा के लोग बाग हैं, उनका उनका काम करने का तरीका यही है कि वो एक अपने सेट ऑफ एक्टर्स होते हैं, उनको अपनी फिल्मों में लेते हैं, उनको रिपीट करते हैं। श्याम बाबू का भी ऐसा ही रहा है, वो भी ऐसे ही करते थे। उसके बाद उन्होंने बहुत खूबसूरत ट्रायो बनाया था, खालिद मोहम्मद की जो कहानियां हैं उसके ऊपर ट्रायो उन्होंने बनाया। उसमें मम्मू आई थी, फिर सरदारी बेगम थी, अपने जुबैदा थी। ये सारी फिल्में रवि जी, इस रवि जी, तरह की। रवि जी, हम इस ट्रायो पर आएंगे, मगर एक जो अभी हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, सूरत का सातवां घोड़ा, यह जी साहित्य पर केंद्रित, धर्मवीर भारती के उपन्यास पर केंद्रित जी बेहद संवेदनशील, भावपूर्ण और महत्वपूर्ण फिल्म है। उसमें उसमें आपने अभिनय भी किया है। उससे मैंने अभिनय किया उसमें। बताएं, उसके बाद हम इस ट्रायो पर आए हैं। जी। जी, देखिए धर्मवीर भारती का जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मुझे जो मुझे याद मुझे पता है कि उस धर्मवीर भारती की उस कृति पे को कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मतलब किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि उसके ऊपर इवन कोई प्ले लिख डाले। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में। लेकिन आप अगर उनका सिनेमा देखेंगे श्याम बाबू का, तो उन्होंने इतने सहज तरीके से जो धर्मवीर भारती कहना चाहते हैं, उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग तरीके से धर्म भारती साहब की बात को जो है ऑडियंस को कह दिया। उसको आपको फिल्म को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है। आप जब देखेंगे उसको, और उसमें मतलब हम लोग शूट कर रहे थे तो अमरीश पुरी भी वहीं शूट कर रहे थे, चांदीवली में सेट लगा हुआ था हमारा, तो अमरीश पुरी वहीं शूट कर रहे थे। तो अमरीश पुरी साहब आए, शायद हम आए हमारा शुरू हुई थी शूट, तो बोले कि श्याम, तुम पिक्चर बना रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ पिक्चर में? तो बोले अरे ये भाई अमरीश, क्या तुम्हारे को कैसे रोल दूँ, ये इसमें बहुत ही मेरे पास बजट बजट वाकई बहुत टाइट होते थे उनके। मैं इस बात को मानता हूँ। हम भी बहुत लड़ा करते थे उनसे बजट को लेकर के, लेकिन काम करते थे हम अपनी बात कहते थे कि बजट भी कम है, तो हम कहते सर थोड़ा बढ़ाओ, आप इतना कम पैसा मत दो, आप बढ़ाओ। हम मैं तो लड़ा करता था, और मैं इस मामले में बड़ा मतलब बदनाम भी हूँ। वो मुझे अक्सर कहते तू ही एक ऐसा एक्टर है जो मुझसे पैसे मांगता है, बाकी कोई नहीं मांगता मुझसे। लेकिन वो उनकी मोहब्बत भी है। हम मांग के मतलब हम ये नहीं कहते कि ये करो, हम कहते सर आप बढ़ाओ, और बढ़ाते भी थे। और बाद में जब उनके पास पैसे आए तो उन्होंने बड़ी फिल्मों में ये भी कहा कि नहीं, मैं इसमें पैसा अच्छा है रवि, इसमें हम तुमको अच्छा पैसा भी अच्छा देंगे। तो ये उनका था। बहुत लोगों को शिकायत हो सकती है इस बात को लेकर के कि भाई वो पैसे नहीं देते थे, लेकिन ये मेरे ख्याल से शिकायत करना गलत है। आपको मालूम है, अगर हम कोई काम करते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे क्या काम का क्या पैसा मिल रहा है, तो उसके बाद कर लेना, फिर उसमें ये कहना कि ये पैसा कम देते थे, दैट इज रॉन्ग। जैसे नसीरा शिकायत करते हैं कि क्या यार, क्या सिनेमा था यार, पैसा नहीं मिलता था यार, ये था वो था, बहुत सारी बातें करते हैं वो। लेकिन इस बात से भी मतलब इनकार नहीं हो सकता कि नसीर भाई को जितने भी अवार्ड मिले परफॉर्मेंस के, वो सारे उनको उन्हीं के सिनेमा से मिले। ये भी सच्चाई है, इसको आप झुटला नहीं सकते। और सिनेमा का ऐसा सर, जो चीज़ एक बार आपकी अच्छी स्क्रीन पे आ जाती है, आप उसी से जाने जाते हो। नसीर भाई ने बहुत सारा सिनेमा किया होगा उसके बाद में, लेकिन वो जाने श्याम बाबू की उन 3-4 फिल्मों से ही जाते हैं। ये बात भी सच्चाई है। और उनकी फिल्मों में पैसे होते ही नहीं थे सर, मैं आपको बताऊं। जो उन्होंने मंथन फिल्म बनाई थी, जो दूध की, जो उस पे मिल्क के उस पे बनाई थी उन्होंने, तो उसमें 3 लाख रुपए, जैसा वो बताते हैं 3 लाख रुपए का बजट था, मुझे बताइए फिल्म का। ये शायद एक 79 की बात रही होगी। 3 लाख रुपए का बजट था फिल्म का।
और उन्होंने वो 3 लाख रुपए जो मिल्क जो बेचते हैं मिल्क, कि उनकी संस्थाएं हैं बनी हुई, तो उसमें सब लोग जुड़े हुए थे उस वक्त। और वो उनकी सबकी गिनती थी, किसी के पास 70 भैंसे हैं, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 500 भैंस हैं। तो ऐसे वो सब जुड़े हुए थे। तो ऐसे 3 लाख लोगों से एक एक रुपया उन्होंने कलेक्ट किया था। ऐसे 3 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। और प्रॉमिस ये था कि भाई जो बेनिफिट होगा पिक्चर बनने के बाद, जो बिकेगी फिल्म, उसमें सबको हम रिफंड करेंगे, एक एक रुपया एक्स्ट्रा देंगे। मतलब अगर 1 रुपया किसी ने दिया, तो अगर हमको फिल्म से बेनिफिट हो तो बेनिफिट आप ही को देंगे हम। ऐसा उन्होंने ये करके फिल्म बनाई थी। आज सुनने में बड़ा अजब लगता है, लेकिन ऐसी ही बनी थी वो पिक्चर। और आप देखिए सुपरहिट फिल्म बनी थी मंथन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अजब सब्जेक्ट लिया, हमेशा डिफरेंट सिनेमा बनाने की कोशिश। अंकुर देखिए आप, निशांत देखिए आप, भूमिका देखिए। मतलब ऐसी सिनेमा जिसका एक से दूसरे का कोई लेना देना नहीं, ऐसी फिल्में श्याम बाबू ने बनाई थी। और कमाल का टीम वर्क उनके वक्त में हुआ करता था। मैं आपको बताऊं, टीम वर्क का कोई जवाब नहीं था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको टीम वर्क का देता हूं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ऐसा होता था, जैसे मैंने अगर कोई मेन रोल कर लिया, तो मुझे अगली बार मेन रोल नहीं मिलेगा, मुझे छोटा रोल करना पड़ेगा या नहीं भी करना पड़ेगा। तो मैंने पृथ्वीराज चौहान किया था। पृथ्वीराज चौहान मेजर पार्ट था वो। ऐसे दो दो पार्ट में कहानी आया करती थी डिस्कवरी में, एक एक घंटे। तो उसके बाद राणा सांगा का वो आ रहा था। तो राणा सांगा उन्होंने ओमपुरी को कास्ट किया, और मुझे ये काम दिया कि आप ओमपुरी को जाके राजस्थानी में डायलॉग सिखाओ। तो मेरा यही काम था उसके अंदर। तो मैं उनके घर जाता था, रोज उनको सिखाता था। तो 70-80% वो भाषा बोल रहे थे। और मैं आपको बताऊं, वो काम इतना डिफिकल्ट था हमारा कि श्याम बेनेगल 9-9 मिनट के, 10-10 मिनट के सिंगल टेक लिया करते थे। सबसे मुश्किल काम था वो एक एक्टर के लिए, क्योंकि आप फिल्म पे शूट कर रहे हैं, और एक टेक जो है आपका 9 मिनट का शॉट एक्टर के लिए देना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन वो मुश्किल काम हम लोग करते थे उस वक्त, और उसके लिए बहुत जोर लगता था, बहुत परिश्रम हुआ करता था। तो मैं पुरी साहब की बात बता रहा हूँ। पुरी साहब को जब वो काम मिला, तो पुरी साहब ने 4-5 दिन मेरे साथ रिहर्सल की। उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, जब अगले दिन शूटिंग थी, तो मैं रात को गया उनको लाइन वाइन बताने। तो उन्होंने पढ़ा, तो थोड़ा बीच बीच में कहीं अटक रहे थे। फिर बाद में उन्होंने कहा, यार रवि, मैं तो ये रोल नहीं करूँगा। मुझे बोलने लगे। मैंने कहा, अरे क्यों, आप तो अच्छा खासा बोल रहे हो, 70-80% फर्स्ट क्लास बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा यार, मैं श्याम बेनेगल को मना कर रहा हूँ। तो उन्होंने फ़ोन उठाया मेरे सामने, और फ़ोन उठा करके बोले, श्याम सर, मैं ये रोल नहीं करूँगा। तो उनके तो पाँव की ज़मीन निकल गई सर। उनका तो ये था कि 9 बजे तो टेक शुरू हो जाता था। हम 8 बजे का कॉल होता था, 9 बजे टेक हो जाता था। और ये आप मानिए 1-1.5 साल तक ऐसा हुआ। तो घबरा गए। उनका, अरे क्या हुआ? बोला, नहीं नहीं श्याम, मेरे को जो है लाइनें वाइनें नहीं हो पा रही हैं राजस्थानी, और बहुत मुश्किल हो रहा है, जो काम मुझसे नहीं होता ना, मैं नहीं करूँगा। तो बोले, अरे क्या? अरे मैं ठीक कर लूंगा ओम, तुम चिंता मत करो, तुम जितना करोगे उतना कर लेंगे हम, तुम ये मत सोचो एक ही शॉट में। वो बोला, नहीं नहीं सर, मेरे से नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोले, अभी तुम 11th आवर मुझे कहोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ से लाऊंगा एक्टर? बोले, एक्टर है, मैं आपको बताता हूँ। बोले, कौन है? बोले, मेरे सामने बैठा रवि झांकल, इसको ले लो। मेरे को सामने से ओमपुरी बोल रहे हैं कि रवि झांकल को ले लो। मैंने कहा, नहीं नहीं सर, मैं नहीं करूंगा। मैं घबराया। मैंने कहा, जो काम ओमपुरी कर रहे हैं वो हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, जुम्मे जुम्मे आए, 5-6 साल, 5 साल भी नहीं हुए हमको इस शहर के अंदर आए हुए। पुरी साहब ऐसा बोले। मैंने कहा, पुरी साहब मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा उसको फोन दो। तो ओमपुरी ने उनको फोन दिया, और जैसे ही उन्होंने मेरे को सिर्फ एक बात कही कि आई विल सी यू टुमारो एट 1 o'clock, फोन रख दिया। अब आप सोचिए सर, मेरे तो काटो तो खून नहीं। मैंने पुरी साहब, आपने बहुत गलत किया, आपको नहीं करना। अरे नहीं नहीं, तू कर लेगा, तो चिंता मत कर। सर मैं उनके घर से निकला, और घर जाकर के लाइनें याद करना शुरू कर दी मैंने। तो सारी लाइनें मुझे याद थी, लेकिन मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि यार पुरी साहब वो रोल कर रहे थे, अब मुझे दे दिया, मैं क्या करूंगा? तो आप मानेंगे सर, मतलब कैसे सरप्राइज होते हैं, देखिए यार। 8 बजे हमको सेट पे पहुंचना होता था। 7:30 बजे मेरे घर की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला, ओमपुरी बाहर खड़े हुए। तो मैंने कहा, अरे पुरी साहब आप? बोले, हाँ चल, तेरे को छोड़ने के लिए आया हूँ, फिल्म सिटी छोड़ के आऊंगा तेरे को। अरे मैंने कहा, सर मैं चला जाऊंगा। बोले, नहीं नहीं, तेरे साथ चलूंगा मैं।
वो सर गए मेरे साथ और मुझे पूरा तैयार किया, हर चीज़ तैयार की, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहनाई। और जब मेरा फर्स्ट टेक ओके हुआ तब वो आदमी अपने घर गया। तो ये थी सर एक्टर की स्पिरिट। ऐसे स्पिरिट से ही बड़े काम होते हैं। तो श्याम बाबू के साथ यही एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमेशा वो अपना कंफर्ट जोन देखते हैं कि मेरा एक्टर कंफर्टेबल होना चाहिए। और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, अभिनेता के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपको अपना बेस्ट करना है। वो आपको बहुत गाइड करते जाते हैं। आप सोचिए, मुझे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मेरी बॉडी को हमेशा ठीक करते रहते, अरे तुम कंधे सीधे रखो, क्या तुम कंधे झुका के रखते हो, सीधे रखो कंधे, ऐसे पीछे रखो हाथ। उस वक्त 88 में मुझे कहते रहे। और आप मानेंगे 2008 में मैंने वेलडन वेलकम टू सज्जनपुर की थी। उस वक्त भी मुझे आप बताते रहे, अरे ये तो ठीक नहीं, इसको ठीक करो, ऐसे कैसे चल रहे हो, तुमको ऐसे चलना चाहिए, ये इसको ठीक करो। तो मतलब उनकी कंसिस्टेंसी है कि एक्टर के अंदर कोई भी चीज कम होता हुआ देखते हैं तो हमेशा आपको गाइड करते हैं। ये उनका एक कमाल का वो है। हाँ है तो अच्छा, ये अच्छा कर लिया तुमने, उसमें ना वो निकाल दो, वो जो हाथ तुम वहाँ खड़ा करते हो ना, वो निकाल दो, बाकी सब फिट है। तो इतना बारीकी से वो आपको देखते हैं ना, और आपको ठीक करते हैं। वो हमेशा एक्टर को ऐसे उसमें छोड़ देते हैं। जैसे जैसे तैरना हो ना, और आपको तैरना नहीं आता, तो कहते तुमको तैरना नहीं आता, अभी तुम तैरो, पहले तैर के दिखाओ कैसे तैरोगे। फिर हम सब मिल करके रिहर्सल करते हैं। फिर वो कहते हैं हाँ अभी ठीक हो रहा है, एक बार और करो। फिर हम ठीक करते हैं, फिर उसको कहते हैं रजत ये तेरा ठीक नहीं है, इसको जरा यहाँ तुम ठीक करना, वहाँ जब चलते हो तो वहाँ मूव मत करो, और वहाँ हाथ रेज मत करो। तो ऐसे करेक्ट कर लेते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कब करेक्ट करके वो टेक कर लेते हैं और शॉर्ट हो जाता है। तो ये श्याम बेनेगल है वाह। जिनके साथ आप काम ही नहीं करते, अपनी ग्रोथ भी करते रहते हैं। तो मैं तो, मेरी ग्रोथ तो सर उन्हीं के साथ हुई है, तो जो भी उनके साथ काम किया है। बाकी और भी बहुत सारा काम किया है हमने, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं ग्रो कैसे हुआ, वो मैं मतलब उसका श्रेय श्याम श्याम बाबू को ही देता हूँ। क्योंकि उन्होंने हमारी हर चीज़ को टाइम टू टाइम वो करेक्ट करते रहे। ये श्याम बेनेगल, वो अभी भी ऐसे ही हैं। जी बिल्कुल। और जो हमने शुरुआत में जो बात कही थी कि श्याम बाबू किस तरह से लिविंग लीजेंड है, तो इसी की कुछ हम झांकियां इस बातचीत में देख रहे हैं मित्रों। और एक बेहद सशक्त अभिनेता रवि झांकल कैसे इसको स्वीकार कर रहे हैं सहज मन से कि वे निरंतर श्याम बाबू के निर्देशन में और आए दिन की बातचीत में या टोका टोकी में कितने कुछ सीखते गए और किस तरह जी से ग्रो भी हुए, और उन्हें पता भी नहीं चला और उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी। जी जी। अब हम मित्रों उस ट्रायो पे आते हैं जिसकी चर्चा रवि जी कर रहे थे। ट्रायल उस से पर पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी फिल्म उन्होंने बनाई है, उसका मैं मेंशन करना चाहूँगा। जी एक समर उन्होंने फिल्म बनाई थी, जी जो मतलब अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि थोड़े जी पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो सिनेमा रिलीज नहीं हो पाया। वो श्याम बेनेगल की पहली और आखिरी फिल्म होगी अब तक की जिसको गोल्डन पीकॉक मिला था। मतलब बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर थी वो। 700-800 फिल्मों में से बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर मिली थी। और डायलॉग का, बेस्ट स्क्रीन पे डायलॉग का अवार्ड भी उसको मिला था। वो 98 में उन्होंने बनाई थी। 98 में वो सिनेमा बना था। उसके बाद ये ट्रायो, दोनों तीनों ट्रायो बने थे। तो वो फिल्म का मैं ज़रूर आपको मेंशन करना चाहता हूँ। समर वो फिल्म बनी है। कभी आपको मौका लगे तो ज़रूर आप उसको देखिएगा। आपको वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको मिलेगी देखने को, नहीं तो आप बताइएगा, मैं जी आपको उसको, उसका लिंक आपको भेजूंगा। तो वो जी श्याम बेनेगल की बहुत बड़ी फिल्म थी, जो कि एक रियल इंसिडेंट पे फिल्म बनी थी। अपने मध्य प्रदेश में सागर में एक इंसिडेंट हुआ था कि ठाकुरों का और जो अपने ये होते हैं दलितों का,
एक गांव था उसमें। अच्छा, आज भी ऐसी स्थिति है कि आज भी दलित जो है मंदिर पे नहीं चढ़ सकता। तो अगर दलित होता है तो वो पताका नीचे से ही अपनी पताका जो है भगवान पे चढ़ा देता है। तो उस वक्त एक दलित, ये 91 का वाकया है, एक दलित मंदिर पे चढ़ गया और भगवान के पास जाके उसने पताका चढ़ा दी थी। और उस वक्त उसको उस पंडित ने मंदिर पे चढ़े हुए देख लिया और उसको पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, 2000 लोगों का गांव था वो। तो वहां पे और जाके ठाकुर को बताया कि अच्छा, ठाकुर का सब कुछ 99% ठाकुर का ही वहां पे गांव में दबदबा रहता है। तो वहां जाकर के उसने कहा जी ये मंदिर पे चढ़ गया। तो उसने कहा इसको कल लेके आओ, हम इसको पनिशमेंट देंगे सारे गांव के सामने। ये रियल इंसिडेंट है सर। तो वो गांव वाँव इकट्ठा हुआ और उसने क्या किया कि उसने उस दलित को अपने नीचे बिठाया और नीचे बिठा के उसके सर के ऊपर पेशाब किया था। मतलब ये इंसिडेंट हुआ था और ये इंसिडेंट इतना बड़ा बन गया था कि मतलब उसको अपने असेंबली तक उसकी गूंज हुई थी और इस पर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया था। फाइनली बहुत सारी चीज़ें हुई, वो दलितों की वो घोषित कर दी गई, जो जगह थी वहां से दलित ही खड़ा हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। तो ऐसे इस इंसिडेंट को लेके और सारे कुछ इंसिडेंट जोड़ के उन्होंने ये समर फिल्म बनाई थी और लाजवाब सिनेमा है सर। मैंने उसमें बहुत अच्छा काम किया था और मुझे कहते हुए फक्र होता है कि उसमें मेरे को अपने नेशनल अवार्ड के लिए सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी मैं नॉमिनेशन में था, जो जिस वक्त उसको मनोज वाजपेयी को मिला था सत्या के लिए। मेरा नाम वहाँ भी था, मैं मनोज के बाद मेरा ही नंबर था। मनोज को 12 वोट मिले थे, मुझे 11 मिले थे। तो वो मेरे लिए, जी वो फिल्म भी मेरे लिए बहुत ही बहुत मायने रखती है, वो सिनेमा भी। और लाजवाब सिनेमा उन्होंने बनाया था। उसके बाद ये ट्रायो आया था। जी जी। ये जो फिल्म जिसकी हम बात कर रहे हैं समर की, इसमें अपनी उस भूमिका की भी बात करें, जो इसमें जिस मैंने भूमिका में आप। मैंने चमक सिंह का उसमें रोल किया था, जो ठाकुर होता है। जी जी जो चमक सिंह होता है, ठाकुर होता है। उसकी जी विशेषता ये थी कि सर हम जो है जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था और जिनके साथ हुआ था, हम उसी गांव में गए थे शूटिंग करने। और वही लोग थे जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो वो लोग भी हमारी फिल्म में थे, लोकल जो वहां के लोग बाग थे। तो उनके रोल हम लोग कर रहे थे। जैसे जो जिसके जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ उसका रोल रघुवीर यादव ने किया था। जो जो इंसिडेंट किया वो मैं था। तो जिस फैमिली में इंसिडेंट हुआ उस फैमिली के घर में हमने शूटिंग की। मतलब जो ठाकुर था वो मेरा घर बनाया उसको उन्होंने। 91 में इंसिडेंट हुआ तो उनका बेटा ठाकुर तो उस वक्त, मतलब उसके बाद 2 साल बाद वो चल बसे थे, रहे नहीं थे। लेकिन मतलब ये जी कि हम वहीं पे जाके उन्हीं लोगों के बीच में जिनसे इंसिडेंट हुआ, इस सारे इंसिडेंट को एक फिल्म की यूनिट शूट करने जाती है। एक्चुअली बेसिकली सिनेमा ये है कि एक बॉम्बे से एक पूरी यूनिट उसको फिल्म को शूट करने वहां जाती है। और उस शूटिंग के दौरान कैसे जो फिल्म की यूनिट के लोग हैं उनके अंदर ही ये मतलब दलित और ठाकुरों का वो निकल के आता है। अपना जो जो एक्टर का अपने जो ह्यूमन बीइंग का जो सेल्फ है वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे मैं ठाकुर का रोल कर रहा हूँ और किशोर कदम ने दलित का रोल किया था एक्चुअली। तो बेसिकली किशोर कदम दलित है और मैं मतलब कास्ट से ठाकुर हूँ। तो वो जो आपस का जो मतलब है नहीं, कॉन्शियसली वो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो है नहीं, लेकिन करते करते वो आ गई चीज। जैसे किशोर कदम हमारे साथ नहीं रहता था। किशोर कदम जहाँ पे मतलब ये छोटे एक्टर रहते थे वहां पे उसने कमरा ले लिया तो वो वहीं रहता था हम एक बड़ी होटल में रहते थे। तो ये अपने ऊपर वो उसने उसने ये चूज किया ताकि वो और उसके अंदर सिनेमा अपने कैरेक्टर के अंदर और इन्वॉल्व हो, उसको उसमें हेल्प मिलती है। और हमारे बिल्कुल। लिए भी ये था क्योंकि वो हमसे हमसे बात ही कम करता था। तो पूरे हम 20-30 दिन हमने वो फिल्म की शूटिंग की होगी, लेकिन इतना मजा आया मैं आपको बता नहीं सकता। कमाल का सिनेमा है वो।
जी उनकी बेस्ट फिल्मों में से एक है वो, जैसा वो कहते हैं। जी बिल्कुल। अब मित्रों, हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हुए इस ट्रायो पर आते हैं। इन तीनों फिल्मों में भी रवि घाटगे जी का एक महत्वपूर्ण रोल रहे हैं। इनका करके हम उन फिल्मों पर भी बात करते हैं। शुरुआत मम्मो से करते हैं। हाँ, मतलब मम्मो, मैं सरदारी और जुबैदा, ये तीन वो फिल्में हैं जिस पर, जिसको लेकर ट्रायल की बात की जाती है। इसके बारे में भी कुछ बतला दें जी। ये बेसिकली खालिद भाई का आइडिया था कि इस तरह से 3 फिल्में बनाई जाएं उनकी कहानियों पे, क्योंकि वो उन तीनों तीनों उनसे जुड़े हुए हैं वो, खालिद भाई अपने मम्मो से भी जुड़े हुए हैं, और क्योंकि उनका बचपन उसी में गुजरा है, उन्हीं की कहानी है बेसिकली, अगर आप देखें तो उनका आइडिया था। और उन्होंने ही शायद मेरे ख्याल से फंड भी जनरेट किए होंगे उस वक्त। तो ये जो आइडिया जब शुरू हुआ, तब उन्होंने ये कहा था कि भाई इन पे तीनों पे अपन कैसे फिल्म बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो वो उन्होंने ट्रायो उसको यूं कहते हैं कि एक ही, क्योंकि उनके बचपन से लेके जब वो बड़ा हो गया उसके बाद वो पास्ट भी है, क्योंकि उसमें उनके उनकी मदर का पास्ट है, अपने खालिद भाई के, उनकी उनकी फैमिली का पास्ट है उसमें। और मम्मो में तो जो उसकी वहाँ से आती है पाकिस्तान से, जो उनकी जो रिलेशन में होती है अपने, क्या नाम है उनका, मैडम एक्ट्रेस, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। तो वो उन्हीं की कहानी है बेसिकली, खालिद भाई की कहानी है वो, और उन्हीं की रियल लाइफ से सारी जुड़ी हुई बातें हैं। कैसे वो उस वक्त जब महाराजा थे, जब करिश्मा ने जो रोल किया है अपने, मनोज बाजपेयी इसमें था, और ए आर रहमान ने पहली बार उसकी उनका म्यूजिक किया था। और मतलब मुझे उसमें एक छोटा सा बहुत इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस वक्त आज लता जी से गवाना था, तो रहमान ने कहा कि लता जी उसमें फिल्म में गाएंगी। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, लता जी गाएं, लता जी से गवाते हैं, लता जी को कहते हैं। इन्होंने अप्रोच की, तो लता जी बहुत आदर करती हैं मतलब इनका। तो जी लता जी से जब पूछा कि मैडम कितना पैसे वैसे कितने क्या करने हैं, तो लता जी बहुत सकुचाई। ऐसा वो जब बाद में मुझे पता चला, जब बताया कि अरे बहुत बड़े आदमी हैं वो, तो मैं उनसे कैसे पैसे मांगू। तो बोले नहीं नहीं, जो भी आप जो भी आप आदेश करें आप तो बताइए। क्योंकि जो उसके प्रोड्यूसर थे जुबैदा के, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि आप ही गाएंगी, तो आप जो आदेश करेंगी आप। बोले नहीं, जो आपका बजट है आप मुझे दे दो। बोले नहीं आप, मतलब उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे लिए होंगे। तब भी उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए कुछ लिया होगा, या हो सकता है ज़्यादा, मैं एग्जैक्टली फिगर तो नहीं जानता। लेकिन मैं एक रेस्पेक्ट की बात बता रहा हूँ कि कैसे बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े लोग बाग श्याम बेनेगल की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। वो रेस्पेक्ट उनके काम की है सर, क्योंकि वो इतना इतना बेहतरीन सिनेमा बनाते आए अपनी लाइफ के अंदर। उन्होंने कभी भी काम पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मुझे कोई भी ऐसी फिल्म बनानी है जिसका कोई मतलब नहीं हो, हमेशा मीनिंगफुल सिनेमा के साथ लगे रहे। और आज तक भी यही उनका है, आज तक भी उसी उन्हीं चीज़ों से जुड़े रहे वो, कि जो जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी हो, कोई बात कहने की हो, कहीं एक सोशल मैसेज जाता हो। तो हमेशा ऐसा सिनेमा श्याम बाबू करते रहे, और अभी तक वही करते हैं। अभी भी देखिए आप, आज भी जो सिनेमा बना रहे हैं, मुजीबुर रहमान के ऊपर फिल्म बन रही है, इतनी बड़ी फिल्म है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिनेमा है वो। तो उनका ये एक अपना तरीका है चीज़ों को करने का। जी। और इन दोनों ही फिल्मों में, मम्मू में भी और सरदारी बेगम में भी, आपने इंस्पेक्टर का रोल किया या है।
ये भी उन एक। दोनों में मेरा थम इम्प्रेशन था। जुबैदा में तो जी अच्छा खासा रोल था मेरा, लेकिन उनका यही जी था जी कि जब हम कभी जाते थे, शूटिंग हो रही है तो हम अपने मिलने चले जाते थे। अरे यार तू है कहाँ, तू भाई तेरे को काम करना है, कहाँ परसों क्या कर रहे हो, मैं फ्री हूँ परसों आ जाओ तुम्हारी शूटिंग। तो ऐसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हमें नहीं पता, वो कहते थे शूटिंग आ जाओ बस। जैसे अभी उन्होंने मुझे जी कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम भाई, रवि कहाँ हो मुझे बताओ। मैं सर मैं यही हूँ। अच्छा मैं देखो जनवरी में तुम्हारी मुझे एक दिन चाहिएगा 15 से 20 के बीच में, तुम फ्री रखना। तो ऐसे ही, तो ये ऐसा उनका प्यार है, और हम कभी मना नहीं जी। करते, क्योंकि हमने बिल्कुल। कभी कोई उनसे क्या कहना, जिस आदमी के साथ इतना अच्छा हमने काम कर लिया, उनसे क्या कहें कि भाई एक सीन क्यों या दो सीन क्यों। तो लोग बात नहीं करते, मैं तो नहीं करता सर, मुझे जो कहते हैं मैं जाके कर देता हूँ। तो वही है उनका वैसा ही अ, आदर कह लीजिए या उसको कुछ भी आप कह लीजिए, एक है रेसिप्रोकेशन है सर उनके साथ, मेरा तो बहुत है, और मुझे तो हमेशा वो याद भी करते हैं। और यह भी एक सीखने और समझने की बात भी है कि इस तरह के प्रोफेशनल रिश्तों में भी जो अपना एक निजीपन है बिल्कुल दोनों के व्यक्तित्व का, वह भी कितनी खूबसूरती से आता है, तभी कोई रिश्ता इतनी दूर तक चलता है। बिल्कुल और बिल्कुल। अच्छे काम भी होते हैं, बॉन्डिंग भी होती है। जी। जुबैदा में क्योंकि चूंकि आपकी। जब जी अब ये क्या हुआ, जब जुबैदा बनी, जुबैदा के बाद एक लंबा स्पेल आया जब श्याम बाबू ने 3 साल तक कुछ काम नहीं किया। देखिए ये इतना काम करने के बाद भी ऐसा होता है क्रिएटिव लोगों का, आप देखिए, क्योंकि सिनेमा भी अपने आप में चेंज हो रहा था बहुत। ये वो वाला टाइम था जब सिनेमा चेंज हो रहा था। जुबैदा मेरे ख्याल से 2000 में बनी थी, 2001 में रिलीज हुई थी जहाँ तक मुझे ख्याल है। 2001 से लेकर 2004 तक मुझे मालूम है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उनसे मिलने की हमेशा रही। वो काम करते थे नहीं करते थे, 15-20 दिन में हम उनको ऑफिस चले ही जाया करते थे, मिलने जाते ही जाते थे, बैठ के बात करना, उनको बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप जाइए, वो तो मतलब ज्ञान का तो भंडार है वो। आप किसी भी चीज पे उनसे बात कर लीजिए, आप ये कहिए भाई कि ये संतूर कैसे बना, तो वो आपको संतूर की पूरी हिस्ट्री बता देंगे कि संतूर का कैसे वो मतलब कैसे वो, कहाँ से ओरिजिन कैसे हुआ, कौन इसका, किसने इसको स्टार्ट किया था, कैसे ये बना। तो मतलब इतना उनको नॉलेज है चीजों की ना, कि आप उनसे किसी किसी विषय पे जब तक आप नहीं जानते आप बात नहीं कर सकते। तो वो श्याम बाबू का बहुत है। फिर उसके बाद उन्होंने वो मेरे ख्याल से वो की थी सुभाष चंद्र बोस पे, सहारा श्री ने वो बनवाया था, वो भी बड़ा प्रोजेक्ट था उनका काफी। वो भी काफी जगह हम लोग उसके लिए गए थे, रशिया भी गए थे, तो पाकिस्तान भी शायद गए थे, और काफी सारी कंट्रीज में वो शूट हुई थी, बहुत सारी जगह पे वो शूट हुई थी। वो भी बड़ा, काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। बेसिकली उस वो बनना था कुछ 7 एपिसोड या 13 एपिसोड पहले, जब शुरू हुई थी प्रोजेक्ट बनने की बात हुई थी, तो वो टेलीविजन के 13 एपिसोड बनाने की बात हो रही थी। तो उसमें बहुत छोटा था वो। तो फिर सहारा श्री आए, सहारा श्री ने कहा आप इस पे सिनेमा ही बनाइए ना, आप हमारे लिए आप सिनेमा बना दीजिए। तो वो उन्होंने बनाया उसको कुछ 6 घंटे का और जब फिल्म की शेप में उसको रिलीज किया तो वो कुछ 3 साढ़े 3 घंटे की फिल्म निकल के आई। तो इतना और सिनेमा भी बहुत बदल चुका था, और लोग 3.5 घंटे बैठ करके मतलब सिनेमा देखने का आदी नहीं है, हमारे जो भी दर्शक हैं। लेकिन उन्होंने उसको बहुत डिटेल में, वो तो हमेशा चीज़ों को डिटेल में ही बनाते हैं, तो वो उन्होंने एक फिल्म उसके बाद 2004 में बनाई थी, 4-5, पूरा मेरे ख्याल 1-1.5 साल तक उसकी शूटिंग भी चली थी, काफ़ी लंबा स्पेल था उसका। फिर उन्होंने अपने आप को बदला बहुत, शायद मुझे लगता है मंथन हुआ होगा, बहुत चर्चा हुई होगी कि भाई सिनेमा भी बदल रहा है, और लोगों के देखने का नज़रिया भी बदल रहा है, और वाकई बदला भी था। तो अभी थोड़ा मीनिंगफुल सिनेमा, थोड़ा एंटरटेनिंग सिनेमा के बारे में भी आप सोचो।
तो फिर उन्होंने ये फिल्म बनाई थी वेलकम टू सज्जनपुर। ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो जी। उन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर बनाई थी। तो उसमें मैंने यूनक का रोल किया था। तो अब जब कास्टिंग होती थी तो हमको बुलाते थे वो, अच्छा तुम क्या रोल करोगे, तो अच्छा नहीं यार तुम अच्छा नहीं तुम ये करोगे, कोई एक रोल उन्होंने बताया। मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने कहा सर वो कौन कर रहा है, यूनक का रोल कौन कर रहा है। मैंने कहा सर ये ऐसे रोल तो मैंने आपके साथ बहुत किए, आप कोई और देखो ना मेरे लिए। बोले यार और कोई नहीं, तेरे को यही सूट करता है, तू यही कर। अच्छा ठीक है सर। तो मैंने कहा सर यूनक का रोल कौन कर रहा है। तो उस वक्त शायद वो रोल बमन ईरानी से उन्होंने बात की थी, जहाँ तक मुझे, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन बमन से बात हुई थी। और बमन ने शायद पहले एक्साइटमेंट दिखाया होगा। तो उसके बाद जब स्क्रिप्ट जब फाइनल बमन के पास पहुंची तो शायद उसको लगा कि यार ये मेरी जो मेरा जो पर्सोना है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, उससे ये बड़ा है। मतलब उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को देख के कहा। क्योंकि ये जो यूनक के रोल होते हैं वो वैसे लार्जर देन लाइफ होते हैं, एटीट्यूड में, बिहेवियर में बहुत लार्जर देन लाइफ होते हैं। तो उसको ऐसा लगा कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो बमन ने उनको, श्याम बाबू को कहा कि सर ये मैं नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि मतलब ऑलरेडी बड़ा है, और बड़ा पता नहीं स्क्रीन पे क्या दिखेगा वो। तो ही सेड कि आई विल नॉट डू इट। तो उन्होंने उसका सम्मान किया। अच्छा लेकिन शूटिंग फिक्स हो चुकी थी, एक महीने बाद शूटिंग थी। तो ये कहीं लंदन में थे, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो अच्छा रवि देख, तू कह रहा था ना तेरे को ये रोल करना है, तो अभी तुम ना इस रोल की तैयारी करो। अच्छा मुझे तो सर, मैं तो कहूँ अरे, क्योंकि वहाँ भी फिर मेरे को लगा यार वो बमन कर रहा था और अभी इन्होंने कहा कि तू कर। तो मैंने कहा बमन करने वाला था रोल, तो बोले नहीं नहीं यार वो कुछ गड़बड़ हो रहा है उसका, तू ये रोल तुम करो, चलो अभी तैयारी करो तुम। मैंने कहा सर तैयारी करूँ, आप बताओ क्या तैयारी करूँ, मुझे बताओ तो सही कुछ। तो बोले ऐसा है भाई देखो, तुम 40+ हो, तो तुम ऐसा करो कि अपना एक तो 7-8 किलो वजन कम करो, और ये कोशिश करो कि एक यूनक जो है स्क्रीन पे सेक्सी कैसे लग सकता है। तो सर मैंने वो कोशिश की, और आप मानेंगे मैंने 7-8 किलो वजन कम किया, और तैयारी की पूरी, और मैं तैयार हो गया। और वो काम मैंने किया। और काम स्क्रीन पे मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं हूँ फिल्म में, लेकिन आप माने वो काम इतना बेहतरीन हुआ। वो भी मैं उसका क्रेडिट भी शाम मैंने उनको ही देता हूँ, कि मुझे फिल्म फेयर के लिए मैं नॉमिनेशन में भी था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं सर जो आपको नहीं पता होती हैं, और आपकी लाइफ में जी। होती हैं। तो ये एक मेरे साथ बहुत कमाल का उस वक्त ही इंसिडेंट हुआ था, जब वेलकम टू सज्जनपुर 2008 में उन्होंने बनाई थी। और इसके बाद की फिल्म वेल्डन अब्बा। वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। कोई कहानी थी, हैदराबाद की कोई लेडी है, जी। वो पद्मश्री हैं, नाम मुझे उनका याद नहीं। तो उनकी एक छोटी सी कहानी थी, मतलब 1 पेज की कहानी थी उनकी। जी। तो वो उसके राइट श्याम बेनेगल ने ले लिए, और उनको लगा कि इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, और उन्होंने उसको लिखवाना शुरू कर दिया। तो फिल्म प्लान हो गई। उस वक्त शायद ये रिलायंस वालों ने उसको फाइनेंस किया था। तो बजट भी फिल्म का अच्छा खासा था। बमन का उसमें डबल रोल था, हम लोग भी थे फिल्म के अंदर, हमारे भी काफ़ी अच्छे फिल्म में रोल थे। तो अ, कुछ जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया तो कुछ ऐसा हुआ कि 2 लोग ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर चुके थे। एक जयंत मेरा दोस्त है, वो कर चुका था, और एक और दिल्ली का कोई बंदा है। तो उन्होंने कहा सर ये तो हमारी स्क्रिप्ट है, हम तो इस पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, फिल्म लिख चुके हैं, ये तो हमारा ओरिजिनल आइडिया है। अच्छा उन्होंने तो उसको बेस किया था, जो हैदराबाद की लेडी है। तो वो श्याम बाबू ऐसी शख्सियत है सर, वो कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। कंट्रोवर्शियल काम वो नहीं करते, कोई भी ऐसी चीज होगी तो पहले मना करना पसंद करते हैं, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। तो उन्होंने कहा भाई अभी देखिए मेरी तो पिक्चर लाइनअप है, अभी आप अपनी स्क्रिप्ट हमको भेज दो, और हम आपकी स्क्रिप्ट हम ले लेते हैं। तो उन्होंने उनको दोनों को शायद 3-3 4-4 लाख रुपए कुछ दिया,
शायद अपनी अमाउंट से दिया उनको, और राइटर को कहा भाई थोड़ा आपको कम करेंगे, ऐसा करके मतलब उन्होंने वो फिल्म की जो शुरुआत थी वो ऐसे हुई कि उन्होंने मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी, चाहे अपनी जेब का 5-10 लाख रुपए खर्चा हो जाए कोई बात नहीं, तो वो फिल्म ऐसे बनी। वो बहुत बेहतरीन सिनेमा था, बना था उस वक्त, काफी इंटरेस्टिंग आइडिया था वो, तो सटायर था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर बार नया कुछ करने का श्याम बाबू का रहा है, हमेशा कोई ना कोई नई चीज मुझे करनी है। कोई भी सिनेमा एक से दूसरा सिनेमा कहीं भी वो नहीं करता उनका, ये उनकी खासियत जी, ये जो बीच में कुछ एक वर्षों तक श्याम बाबू जो खाली रहे और लगातार मंथन करते रहे बदलते हुए समय के बीच और बदलती हुई सिनेमा के बीच, तो इस पर कभी आपकी कोई उनसे बात हुई हो और वे खुद को किस रूप में स्वयं एक्सप्रेस किया करते हैं, ऐसी कोई बात याद आ रही हो? है। नहीं, मुझे वेलकम टू सज्जनपुर का मुझे याद है कि जब वो फिल्म बनी तो क्योंकि वो यूटीवी, उसका यूटीवी ने उसको प्रोड्यूस किया था, तो यूटीवी में जो उसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था हमारे साथ, तो उसने कहा सर इसकी हम पब्लिसिटी प्लान करते हैं। तो उसने पब्लिसिटी के लिए उनका अपना बजट वजट होता है, तो उन्होंने कहा सर इसको पब्लिसिटी हम प्लान करते हैं, पब्लिसिटी करके हम इस फिल्म को करते हैं। तो श्याम बेनेगल तो कभी अपनी फिल्मों की पब्लिसिटी के बारे में सोचते नहीं थे कभी भी, उन्होंने फिल्म बना दी बस, उनका ये था मैंने पिक्चर बना दी, जिसको करना है वो करो। तो वो बोले नहीं नहीं यार, क्या पब्लिसिटी करोगे इसकी, कैसे करोगे? बोले नहीं, क्या बोले सर आप हमको एक बार, मैं आपको जो मैंने प्लान किया है मैं आपको एक बार करके देता हूँ, फिर आप हमको बताइएगा कि ये ठीक है क्या। तो फिर उन्होंने हमारे साथ, हम एक्टर्स के साथ, सबके साथ छोटे छोटे बिट डिज़ाइन किए और हमसे उसकी शूटिंग करवाई और उसको एडिट करके श्याम बेनेगल को दिखाया। तो आप मानेंगे वो जो पब्लिसिटी फिल्म की हुई, उस पब्लिसिटी से वो फिल्म सुपरहिट हो गई। और वो फिल्म उस वक्त शायद 6 करोड़ या 7 करोड़ का उसका बजट रहा होगा। उस फिल्म में अपने बजट से 4 करोड़, 4 टाइम ज्यादा अर्न किया था। और आज भी वो वाह। आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी चलती हुई जी। पिक्चर। तो ये तो उन्होंने इस चीज को फिर एक्सेप्ट भी किया। फिर बाद में वेल्डन अब्बा का भी वैसे डिजाइन किया। तो मतलब मोल्ड भी होते थे, ऐसा नहीं था। वो जो 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 है वेव, उसके साथ चलने का भी उनका था। तो ये जो वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्डन अब्बा, ये सब ऐसा सिनेमा जो उन्होंने कभी नहीं किया। आप उनका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी उठा के देख लीजिए, उन्होंने कभी ऐसा वो नहीं किया। लेकिन ऐसा उन्होंने काम, ये भी फिल्में उन्होंने जो उनके जॉनर की नहीं थी, लोग कहते भी हैं, क्योंकि उनमें गाने थे, रोमांस था फिल्म के अंदर। वेलकम टू सज्जनपुर में गाने भी थे, रोमांस भी था, तो कहानी भी थी। तो उनकी फिल्मों में तो ऐसा बहुत कम होता है, जुबेदा में था जैसे, तो कम होता है ऐसा म्यूजिक का पार्ट। लेकिन वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और फिल्म के अंदर गाने, 5-6 गाने थे उसमें वेलकम टू सज्जनपुर जी। में। तो ये उनका अपना सोच भी वो बदलते थे, ऐसा नहीं है उन्होंने ये देख के बदला। लेकिन हाँ, कोई कन्विंस उनको करे, बताए, वेलकम टू सज्जनपुर के बहुत कन्विंस किया सर, इस पे बहुत बढ़िया फिल्म बन सकती है, तो उन्होंने फिल्म बनाई। जी मित्रों, बहुत ही अच्छी, रोचक और इंफॉर्मेटिव बातचीत हुई है। और रवि झाकल जी जिस तरह से उनसे एसोसिएट रहे हैं, तो उन्हें जितना सुने उतना ही कम लगता है। फिर जी भी जी हमारे पास वक्त की सीमा है। ये कुछ चित्र है जी। जिन पर बात करते हुए हम इस संवाद को हाँ, समाप्त करेंगे। ये सुषमन सुषमन का है सर ये। पल्लवी जी। जोशी है, पल्लवी के भाई हैं दोनों, श्याम बाबू हैं, मैं हूँ, शबाना आजमी है, इला अरुण है। ये सब हमारे पुराने जी। मित्रों की ये फिल्में हैं ये सारी। रवि धाकल की वह पहली फिल्म है श्याम बेनेगल जी के साथ जिसका सुषमन नाम है सुषमन सुषमन।
जो बुनकरों के बुनकरों की जीवन पर हाँ है। बहुत और कोई प्रेम। ऐसी, जी कुछ कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ बुनकरों की जो कॉलोनी थी ओमपुरी वहीं जाके रहे थे पूरी फिल्म के जी दौरान, होटल में नहीं थे वो। और वो रोजाना कपड़ा बुनते थे, आप सोचिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शॉट्स थे जब वो कपड़ा बुन रहा है, तो उन्होंने कपड़ा बुनना सीखा। और उन्होंने इतना अच्छा बुन लिया कि लास्ट में जब हम शूटिंग करके पैकअप करके निकले तो उन्होंने सबको अपने बुने हुए एक एक दो दो उसके ना गज के कपड़े बुने हुए दिए, मुझे भी गिफ्ट किए जिसकी मैंने शर्ट बनाई थी। वाह, बड़ा बिल्कुल। सूदिंग एक्सपीरियंस है सर। और बाद में वे कुछ दिनों तक वहां रुक भी गए थे, भाषा हाँ को सीखने। गए बहुत पहले, 4-5 दिन पहले वहां गए और 3-4 दिन बाद निकले वहां से। जी तो बहुत मेहनत करते थे, ऐसा नहीं, सब हम लोग काफी सभी लोग बड़ी मेहनत करते थे और उसी से सब चीजें बनती भी है। यह ये एक जुबैदा और है, चित्र है, ये जुबैदा है। जुबैदा। तो इस करिश्मा, चित्र के बारे में और इस बहाने कुछ और बातचीत हो जाए। हाँ करिश्मा बैठी है और अपने खालिद भाई हैं, मैं हूँ, श्याम बेनेगल हैं। तो उसमें उस वक्त जी मुझे ऐसे ही याद है, मतलब उसकी चर्चा तो क्या करना। अ, रेखा थी उसमें, रेखा, रेखा मैडम थी उसमें। जी तो रेखा मैडम उस वक्त काफी बॉलीवुड में चर्चा भी थी बच्चन साहब को लेके, और काफी मतलब बातें भी होती थी, और था भी, एसोसिएशन भी था काफी टाइम रेखा जी का उनके साथ। तो मैंने ये देखा रेखा जी बच्चन साहब के लिए, मतलब आप कोई भी कुछ भी बोले तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। उनको बिल्कुल वो डांट देती थी, नहीं उनके बारे में ऐसी क्यों बात की तुमने। मतलब मैंने उसको मनोज को डांटते हुए सुना, मनोज कुछ उनके बारे में बात कर रहा था तो मनोज को डांटते हुए सुना मैंने, नहीं नहीं ये तो ऐसी बात की उनके बारे में, तुम उनको कुछ भी नहीं जानते हो। और बहुत बहुत स्वीट एक्ट्रेस हैं रेखा जी, और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। एक्चुअली ये जो है सारे एक्टर्स, क्योंकि रेखा जी ने पहले भी इनके साथ काम किया है, शाहू के साथ फिल्म की है वो। फिल्म तो मैंने आपको गिना ही नहीं, काफ़ी सारी फिल्में हैं उनकी, मेरे से पहले उन्होंने दर्जनों फिल्में वो कर चुके थे, तो उनका पुराना एसोसिएशन था। लेकिन हाँ ये एक श्याम बेनेगल का क्या है सर, वो खाना सारा एक्ट्रेस के साथ बैठ के खाते हैं, अकेले नहीं खाते। तो हम किसी होटल में रुके हुए थे, सारे लोग एक ही साथ थे, तो हम तो जैसे ही दस्तरखान लगता है उनका, सब उनके साथ बैठ के खाते हैं। तो करिश्मा भी बैठी हुई थी साथ में ही, वो भी आके बैठी। रेखा जी नहीं आई पहले दिन, बाकी सारे एक्टर खाना खा रहे थे उनके साथ। तो अगले दिन देखा कि रेखा जी भी आ गई। तो बोले नहीं नहीं रेखा, यू कैन ईट योर फूड इन योर रूम। बोले नहीं नहीं, मुझे लगा कि मुझे जो है सबके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। वाह तो ये उनका जी। है सर अपना मतलब काम करने का जो है। और यह एक बेहद खास मित्रों, हाँ जिसे अभी हमने अपना लेटेस्ट कार्यक्रम मैंने एक के काज प्ले किया था पहले सर। इस हाँ मैंने एक जी नाटक किया था अभी मेरी डॉटर को लेके, तो उसका जो पोस्टर था उसकी लॉन्चिंग के लिए मैं उनके पास गया था, उनका आशीर्वाद देने के लिए, मैं और मेरी डॉटर। जी बहुत स्वीट है सर, आए भी, आशीर्वाद भी दिया हमको, मुझे, बड़े प्यारे इंसान है सर। जी लिविंग लेजेंड है सर ये। बिल्कुल। अब आप देखिए कविता एट्टी पाउल सेवन हाँ बताएं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह मैं रहे कह हैं, रहा हूँ कि बताएं। 87 आपको ये ढूंढना पड़ेगा। और मतलब मैं तो कहता हूँ लिविंग लेजेंड है, और मतलब ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता कि इन द एज ऑफ 87 समवन इज देयर और समवन वाज देयर हु डायरेक्टेड अ फीचर फिल्म, जहाँ तक मेरा अपना बिल्कुल। वो है। मतलब जी इनकी एज में मुझे नहीं लगता किसी ने कोई इतना एक्टिव रहा हो। और इनकी आज खास बात भी ये कि सर इस तरह से ये बीच में बहुत बीमार हुए थे सर, बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे श्याम बाबू। मतलब
ऐसा हो गया था कि क्या होगा इस लेवल पे, मतलब इनको इंटेस्टाइन में कुछ दिक्कत हुई थी। तो उसके बाद जो इनकी खासियत क्या है सर, ये अगर आपसे मिल लेंगे ना, तो अगर आपसे 80s में मिले होंगे और आप अगर आज जाकर के 2021 में इनसे मिलेंगे तो ये आपको नाम के साथ याद रखेंगे। अरे अर्पण कैसे हो भाई। ये इनकी श्याम बाबू की खासियत है सर। किसी से 10 साल पहले अगर एक ही बार मिले हैं ना, तो उसको शक्ल से जानेंगे और नाम से जानते हैं। ये श्याम बाबू की बड़ी खासियत है। तो वो जब बीमार हुए तो इनको ये दिक्कत हुई याददाश्त की, ओहो। मतलब ये प्रॉब्लम ओह। हुई। तो ये जी। लगा कि भाई कैसे कैसे करेक्शन कैसे होगा, क्योंकि सिनेमा तो करना होता है ना। जी। तो लेकिन अभी तो बहुत ठीक हो गए वो। अभी तो जी। काफी मतलब काफी करेक्ट हो गए हैं। और अभी तो बहुत सारी चीजें, मतलब इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये भी सर इस जुबैदा का ही है। चित्र के बारे में कुछ बताना है। हाँ, ये जुबैदा फिल्म का है हमारा। ओके। जी जी। तो मित्रों, बहुत ही अ, तो आप देखें सर, अभी तो हम लास्ट स्पेल में ही आ गए हैं, और उसके बाद इन्होंने ये हाँ। की थी अपनी संविधान। जी। वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आप देखिए बिल्कुल। उन्होंने करीब 12-13 कैमरे लगाए थे, और सेट लगा था उसका, अपने कोर्ट का। उस वक्त जो जो डिस्कशन होते थे, तो इतने आप मानेंगे कि हम लोग जो वो चलता था अपना, सामने ना हमारे मॉनिटर चलता था। उस मॉनिटर को देख करके हम लोग अपनी लाइनें बोला करते थे। ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था सर मेरे लिए। तो मुझे तो बड़ा उसमें, मतलब बहुत बहुत ही मज़ा आया। और बिल्कुल लगता नहीं है कि आप जो है कोई चीज़ देख करके और लाइनें बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें 12-12 13-13 पेजेस हमको बोलने होते थे। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था सर ये हमारा उनके साथ। और उसके बाद तो ये आप चल ही रही है जो फिल्म देखेंगे बंगबंधु पे। जी। तो सर अभी ये ब्रीफ में यही मेरी उनके साथ जर्नी है। और जो मैं बिल्कुल। उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि अगर अगर आज हम हैं, हमको जितना भी जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने जाना है, वो उनसे ही बहुत सीखा है। क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई आप खुद जो करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो लोग करते हैं उसको देखना इम्पोर्टेंट है। आप जब दूसरे को देखेंगे तब आप और सीखेंगे। आप अपने आप को करेक्ट करते हैं। मतलब जब हम उस वक्त तुमसे सवाल करते थे, सर आप ऐसे क्यों ले जाते हैं, एक सीन का रोल है उसको आप 35 दिन के लिए ले गए। बोले रवि, एक्टर ऐसे ही तैयार होता है। वो जब तक किसी चीज में जब इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो एलिनेशन में एक्टिंग करेगा। और बोले एलिनेशन में कभी एक्टिंग नहीं होती। जैसे थिएटर है सर, थिएटर एलिनेशन में नहीं होता। फिल्म फिर भी एलिनेशन में होती है। आप शॉट लगा दीजिए, सलमान खान अपनी लाइन बोलेगा सर खड़े होकर के, 4 लाइनें 5, ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन उनका सोच ये नहीं है। वो कहते हैं कि सारे मिलकर के पहले रिहर्सल करो, रिहर्सल करो, फिर उसमें करेक्शन करेंगे, फिर अपन टेक करेंगे। तो ये तरीका है सर, उनका यही तरीका है। और ये तरीका बहुत बेहतरीन है। इससे सिनेमा जल्दी बनता है और बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। क्योंकि हमको ये पता होता है कि हमने क्या रिहर्सल किया है, क्या रिहर्स किया है। मेरे बाद में अगर पंकज लाइन बोलेगा तो उसकी क्या लाइन है, पंकज कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम सब रिहर्स कर चुके हैं। तो हमारे लिए कोई शॉकिंग वो नहीं होती। तो ये उनका जो स्टाइल, वे ऑफ वर्किंग है ना सर, उनका लाजवाब है। इसीलिए वो पहले सिनेमा मेकर है जिन्होंने एक्टर पैदा किए, एक्टर बनाए हैं। पैदा तो नहीं किए मैं कहूँ, लेकिन एक्टर्स को बनाया है। इसी कड़ी में आप माने ये अपने कुलभूषण खड़बंदा, जब वहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन हो जा रही, क्या यार हमको ला के बिठा दिया यार, 2 दिन का काम है यार, 35 दिन रहेंगे, क्या मतलब है। तो कुलभूषण जी को मैंने कहते हुए सुना है कि तेरा कितना दिन का काम है। बोला सर मेरा 5-7 दिन का काम है। तो इधर आ, मैं तेरे को बताता हूँ। ऐसे बात करते थे। बोला मैं फिल्म करने गया था उनके साथ, पहली फिल्म थी मेरी।
एक सीन था और मैं 37 दिन तक होटल में बैठा रहा। होटल में बैठता था या घर आता था, अपने होटल में या सेट पे जाता था। 37 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया। 38वें दिन एक सीन किया और मेरा पैकअप हो गया। ये कुलभूषण के साथ हुआ। क्या बात, बिल्कुल। और उसके बावजूद भी आप देखिए, कुलभूषण ने उनके साथ बहुत काम किया। कुलजी उनको बहुत मानते हैं। तो जो वाकई जो कुछ करना चाहते हैं, तो मानने का ये है कि उनका आदर है सर, उनका रेस्पेक्ट है। तो हम उनके जो जो आदमी ये कहता है कि भाई मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है, मेरे साथ कोई मेकर साथ आपके साथ अन्याय नहीं करता। कोई भी सिनेमा मेकर आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। वो आपको कुछ ना कुछ देता ही है। ऐसे श्याम बाबू भी हमको कुछ ना कुछ दिया ही है सर। हमने तो उन्हीं से लिया है जो कुछ भी लिया है। और जो भी जितने भी लोगों ने उनके साथ अभिनय किया है, जिन्होंने अभिनय किया है, उन सब सब कुछ ना कुछ गेनर ही रहे, लूजर नहीं रहते सर। और उनके साथ कुछ भी लूज नहीं करता आदमी, गेन ही करता है। मेरा ऐसा मानना जी, बहुत ही भावप्रवण और है। अतीत में ले जाने वाला यह संवाद रहा। जी और रवि झांकड़ जी निश्चय ही, इन्होंने बहुत सारी चीजें कही, मगर ऐसी कितनी ही बातें हैं जो कहते रह सकते हैं, हाँ सर, बहुत लेकिन कुछ है। समय की सीमा है। जी 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 और अवसर पर हम इन्हें पुनः सुनेंगे जी और भी टिकट फिल्म पर और विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन यहाँ एक समग्र देने की कोशिश की रवि नहीं, झाकल जी और श्याम बहुत बेनेगल जी अच्छा की किया बात है की। अर्पण भाई, जी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। क्योंकि उनसे जुड़े हुए म्यूजिशियन हैं, उनसे जुड़े हुए राइटर्स हैं, उनसे जुड़े हुए अशोक मिश्रा जैसे हैं। तो उनसे जुड़े हुए जी बहुत सारे लोग बाग हैं जो अलग अलग तरीके से उनको बयान करेंगे कि वो क्या है। तो मुझे लगता है उनका एक विस्तार में उनकी एक पर्सनैलिटी निकल के आएगी। ये एक जी बड़ा अच्छी शुरुआत है। एक अभिनेता के तौर पे मैंने अपनी बात कही, और भी काफी अभिनेता आएंगे आपके साथ जुड़ेंगे, तो वो अपने तरीके से उनको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने व्यू। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत है और इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जी। कोशिश है कि इस बेहतर इस तरह जी से हो सके, इस बहाने हो जी सके। जो जी मित्रगण जुड़े हुए हैं, उसमें से एक के नाम ले लूं। हाँ संजीव बख्शी जी, रत्नेश कुमार मिश्र जी, विपिन चौधरी जी, विनय सौरभ जी, श्याम सुशील जी, शिवदयाल जी, हिरण्य हिस्सर जी, अंशुमति, लोकेश शर्मा जी, सरिता सिंह, प्रमोद जी, मधुवीणा, पद्मा त्रिपाठी, धनंजय, सरोज कौशिक, चंद्रकला त्रिपाठी जी और तमाम लोग, बीनू जमुआर जी, इंदु चौबे जी, स्मिता शर्मा जी, किरण कुमार मोदक जी, और भी कुछ एक मित्रगण हैं, कुछ के नाम यहाँ पर हमें नहीं दिख रहे हैं। जय शंकर सगन जी, समता सागर जी, ये तमाम लोग हैं हाँ हाँ। जो थिएटर अच्छा, से, समता भी है। फिल्म, थैंक यू। साहित्य से, गायकी जी से जी जी। जुड़े हुए हैं। नहीं, मुझे रवि बड़ी झाकल खुशी जी, है। आपका बहुत बहुत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ता को सुनने के लिए। और अगली बार मैं दर्शक बन के आपके साथ उपस्थित रहूंगा। मित्रों, कल पुनः हम किसी और नई कड़ी में और नई नई शख्सियत के साथ जी पुनः आएंगे और श्याम बेनेगल जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित इस एकाग्र को आगे बढ़ाएंगे। एक के बाद एक लोग आएंगे, हमारी ओर से यही कोशिश है। और पूरे जी देश दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं। श्याम जी का काम अथाह है, उन्हें जी प्यार करने वालों की भी एक बड़ी संख्या है जिसके वे हकदार हैं। तो जी। कल पुनः मिलते हैं। एक बार थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।